हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं पीएबीटी का जेई का सॉल्यूशन लेके आया हूँ और ये जो है इस टेस्ट के अंदर आपके चैप्टर कवर हुए थे जो मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स रिएक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन 9:1:3.5 बाय द मास वेट। मोलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज 108। इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला इज, आपको मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा है, आपको कंपाउंड के मास के रेशियो दे रखे हैं। अगर मैं टोटल मास का रेशियो की बात करता हूं तो मैं एक बार के लिए बोल सकता हूं 9 + 1 + 3.5 जो है ये मेरे पास होगा 13.5। टोटल मास का जो रेशियो, इसको मैं सम कर लिया, जिसमें से नाइट्रोजन प्रेजेंट है मेरे पास, कार्बन जो प्रेजेंट है वो 9 है, हाइड्रोजन 1 है और ये 3.5 है। और इसको मोलिकुलर वेट जो है कंपाउंड का 108 है, 108 है। इसके ऊपर अपन चेक कर लेते हैं। तो मैं अगर बात करता हूँ मास ऑफ कार्बन की, तो कार्बन के लिए मैं बोल सकता हूं कि ये 13.5 के ऊपर 9 ग्राम प्रेजेंट है। 13.5 ग्राम अगर मैं टोटल बोलता हूं तो उसके ऊपर अगर 9 है तो टोटल कितना है मेरे पास, मोलिकुलर वेट है 108। तो ये जो कैलकुलेशन करेंगे अपन, ये आएगा 72 ग्राम के अराउंड आएगा। इसी तरीके से आप हाइड्रोजन के लिए भी देख सकते हैं। और हाइड्रोजन के लिए अगर मैं बात करता हूं तो हाइड्रोजन के लिए दे रखा है आपको 13.5 मल्टीप्लाइड बाई 108। ये आएगा आपका, इसको जब सोल्व करते हैं तो 8 के अराउंड जब डिवाइड करेंगे 108 के अंदर 13.5 का तो अपने को पता चलता है। और इसी तरीके से नाइट्रोजन का निकालेंगे। नाइट्रोजन का, फॉर नाइट्रोजन ये हो जाएगा, इसका मास का रेशियो है 3.5 और डिवाइडेड बाई 13.5 इंटू ये आपको दे रखा है 108 के ऊपर, तो ये आएगा अपॉन कैलकुलेशन 28 के अराउंड। तो स्टूडेंट्स ये बात अगर अपने को पता चला तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 72 ग्राम है इसके अंदर ऐसे बोल सकते हैं अपन कि 72 ग्राम कार्बन, 8 ग्राम हाइड्रोजन और 28 ग्राम नाइट्रोजन। तो ये जो है ये कितने कार्बन प्रेजेंट है, C6। अगर हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट होंगे, H8, क्योंकि एक हाइड्रोजन का अपन एटॉमिक वेट मानते हैं 1। अगर H2 होता है तो 2 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन अपन देख रहे हैं तो H के लिए 8 और नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 के लिए हो गया, मतलब 28 हो गया 2 के लिए N2। तो ये आपको जो जनरल फॉर्मूला है, कहने का मतलब जो दिया गया हाइड्रोकार्बन है वो ये होगा फॉर्मूला। और इसके अकॉर्डिंग अगर अपन ऑप्शन टिक करते हैं तो आपका C6H8N2, C विल बी द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया द मास ऑफ CO2 दैट शैल बी ऑब्टेन्ड बाय द हीटिंग ऑफ 10 kg ऑफ 80% प्योर लाइमस्टोन। सबसे पहले तो अपन लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट की अगर बात करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो ये देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, अपने को पता चलता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये 100 ग्राम लेते हैं तो ये अपने को मिलता है 44 ग्राम। क्यों? क्योंकि अपन इसके अंदर मोलिकुलर, ये 1 मोल से जब रिएक्शन करते हैं तो 1 मोल ही CO2 रिलीज करता है, 1 मोल ही कैल्शियम ऑक्साइड रिलीज करता है। अपने को ऑब्टेन करने पे CO2 का मास जानना है तो मैं इसी से ओनली डील कर रहा हूँ। तो 100 ग्राम जब रिलीज करता है 44 ग्राम तो एक करेगा 44 डिवाइडेड बाई 100। अब आपको दे रखा है 10 kg और 10 kg जो है ये प्योर नहीं है, ये 80% ही प्योर है। इसका मतलब मेरे पास 8 kg है और 8 kg को मैं बोल सकता हूं, अगर प्योर मैं 8 kg की बात करता हूं तो इसको मैं बोल सकता हूं 8000 ग्राम। और ये 8000 ग्राम जो है ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 8 चौक 32, 3 8 चौक 32, 3 35 और ये 0, ये आ जाएगा आपके पास इतना ग्राम। और जब इसको ये CO2 अपने को मिला, CO2 का
वेट पता चल गया इतना। जब इसको अंदर केजी में करेंगे तो मैं बोल सकता हूँ 3.52 केजी। तो 3.5 कहने का मतलब मास ऑफ CO2 किलोग्राम के अंदर पूछ रखा है, तो क्या आ जाएगा 3.52 केजी। मैंने यहाँ पे ग्राम में निकाला है, केजी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है डिवाइडेड बाई 1000। नेक्स्ट देखिए, एलिमेंट A एंड B फॉर्म टू कंपाउंड्स B2A3 और एक है B2A। B2A3 का मोल दे रखा है आपको, मोल ऑफ B2A3 ये दे रखा है 0.05 और इसका जो वेट है वो दे रखा है 9 ग्राम। अच्छा, एक बात अपन जानते हैं कि वेट के अंदर अगर मोल का डिवाइड कर देते हैं, कहने का मतलब मैं मोलिकुलर वेट निकाल सकता हूं अगर मेरे को ये पता लग जाए कि इसका जो दिया गया वेट वो है 9 ग्राम है डिवाइडेड बाई 0.05। ये कैसे किया? क्योंकि एक फॉर्मूला अपन जानते हैं, मोल विल बी इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट। उसी को मोलिकुलर वेट को इधर लिखा, मोल को इधर लिखा, तो मोल तो आपको दिया था इतना और 9 ग्राम। ये अगर करेंगे तो ऊपर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 900 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा आपके पास 180 ग्राम। ये मोलिकुलर वेट आ गया आपका B2O3 का। अब स्टूडेंट्स इसका भी अपन देख लेते हैं। इसके लिए अगर मैं बात करता हूं तो ये दे रखा है आपको मोलिकुलर वेट ऑफ B2A का निकाल लेते हैं, जिसके लिए मास मुझे दे रखा है 10 ग्राम डिवाइडेड बाई इसका जो मोल दे रखा है वो दे रखा है 0.1। तो मैं ये कह सकता हूं क्या इसका जो मोलिकुलर वेट होगा वो B2A का आएगा, ये पॉइंट हटा के ऊपर 100 ग्राम, ये आ गया। और इसके अंदर ये जो B2A का मोलिकुलर वेट आया 100 ग्राम और ये जो B2A3 का मोलिकुलर वेट है ये किसका है? B2A3 का। तो इसके अंदर B2 तो कॉमन ही है, इसका मतलब डिफरेंस कितने का है? A का है और 2A के डिफरेंस है। यहाँ पे B2A का 100 है और यहाँ पे B2A3 का कितना है? 180। तो मैं कह सकता हूं क्या A2 जो है, या मैं इसको बोल देता हूं 2A जो है, ये मेरा इन दोनों का डिफरेंस अमाउंट के बराबर इनका वेट है और वो कितना है? 80। तो A का कितना हो जाएगा बेटा? 40। A का मोलिकुलर वेट 40 आ गया। तो आप B का बता सकते हैं। अब आपको पूछा एटॉमिक वेट ऑफ A, तो इसका मतलब ये ऑप्शंस तो कभी हो ही नहीं सकते। अगर मैं बात करता हूं A 40 तो A के ऑप्शन है और B 30, और ऑब्वियसली B 30 आएगा। आप चेक कर लेना चाहिए, अगर ये 100 है, A को मैं अगर 40 बोल रहा हूं तो B 30 मिला के तभी 100 होंगे। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? C। इस तरीके से करना था। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम 44 mg ऑफ CO2 आपको दे रखा है 2 × 10⁻20 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर रिमूव्ड, द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 लेफ्ट आर। तो सबसे पहले तो आपको मास दे रखा है, मास ऑफ CO2, और गिवन मास के अंदर आप मोल निकाल लेते हैं और मोल निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मिल जाएगा। तो मैं ये कह देता हूं मेरे पास है 44 mg। अगर मैं ऊपर ये जो मास दे रखा है मेरे को 44 mg दे रखा है, इसके लिए अगर मैं मोल निकालूं तो मोल कैसे निकलेगा बेटा? मोल विल बी इक्वल टू आ जाएगा 44 mg डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट, और मोलिकुलर वेट कितना होता है? CO2 का 44 ग्राम होता है। अब मैं ये भी मिलीग्राम के अंदर ही ले लेता हूं, क्योंकि ऊपर मिलीग्राम में ले रहे हैं तो नीचे मिलीग्राम में लेना पड़ेगा। नहीं तो क्या करना पड़ेगा? ऊपर ग्राम में लो तो नीचे भी ग्राम में। तो मैं ऊपर मिलीग्राम में लिया है तो नीचे भी मिलीग्राम के अंदर ले लेता हूं, ये आ जाएगा 44,000 मिलीग्राम। और इसके लिए मेरे पास हो गया ये 10⁻³ मोल्स, ये आ गया। ये किसका मोल आया मेरे पास? इस गिवन अमाउंट के अंदर CO2 का। अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 × 10⁻³ मोल से एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा? 6.022 × 10⁻20। ये आ गया आपके पास मोलिक्यूल्स ऑफ CO2।
आपको इसमें से कितने हटा दिए, इतना हटाया, 2 इंटू 10⁻20। तो अगर हटाने के बाद रिमूव कर दिया है तो इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, द नंबर ऑफ CO2 लेफ्ट। इसके लिए मैं ये बोल सकता हूं कि दिए गए टोटल में से 6.022 में से और 10⁻20 में से ये हटा दीजिए 2 इंटू 10⁻20। तो 10⁻20 तो कॉमन है और इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ 4, ऑलमोस्ट 4 है, 4.022 बचेगा। मैंने ऑलमोस्ट 4 के अराउंड कर दिया है क्योंकि ऑप्शन जब देखता हूँ तो उसी तरीके से है। तो मेरे पास इतना लेफ्ट बचेगा 4 इंटू 10⁻20। तो क्या आ जाएगा बेटा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे नेक्स्ट देखिए, आपको दे रखा है कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम ऑफ इथेन गिव्स x इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, द वैल्यू ऑफ x आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन के अंदर जब बात करते हैं कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेन, इथेन जब कंबशन, इथेन होता है C2H6 और कंबशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है O2। तो ये देता है बेटा कंबशन के प्रोडक्ट होते हैं CO2 और H2। ये बात अपने को पता चलता है। मेरे पास C2H6 जो है इसके अंदर कार्बन 2 हैं, तो पहले मैं बैलेंस कर लेता हूँ रिएक्शन को, जिससे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पता चल जाएंगे। तो ये आ गया 2CO2। अब मेरे पास इधर हाइड्रोजन 6 है, इधर हाइड्रोजन 6 करने के लिए मैं 3H2O कर दिया। अब मेरे पास ऑक्सीजन देख लेता हूँ, इधर 3 ऑक्सीजन है और इधर टोटल 4 ऑक्सीजन है, 7। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, 7 ऑक्सीजन बनाने हैं मुझे, तो 7/2 कहने का मतलब 3.5 O2 मोलिक्यूल में ले लेता हूँ। ये बात अपने को पता चल गई, जिससे अपने को एक पता चल गया कि रिएक्शन की स्टाइकियोमेट्री है। अब क्वेश्चन के अंदर दे रखा है आपको कि कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम। इस रिएक्शन से मैं ये बोल सकता हूँ क्या, ये जो है ये 30 ग्राम इसका मोलिकुलर वेट है। इथेन का मोलिकुलर वेट होता है 30 ग्राम, और जब ये 30 ग्राम जब रिएक्शन करता है तो मेरे पास कितना मोल मिलता है, 3 मोल ऑफ H2O वी आर गेटिंग, 3 मोल ऑफ H2O। क्वेश्चन के अंदर पूछा है वैल्यू ऑफ x, कहने का मतलब आपको कितना मोलिक्यूल देगा। मैं मोल निकाल लेता हूं, मोलिक्यूल तो मिल ही जाएगा, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 30 अगर इतना देता है, 3 मोल देता है, तो एक कितना देगा 3/30। आपको दिया कितना गया है 3 ग्राम, तो इसके लिए 3 इंटू 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.3 मोल। और आपको मॉलिक्यूल जानना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 ये कितना आ जाएगा बेटा, 0.3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको मैं सोल्व करता हूं, तो ये मेरे को देखिए क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन के अंदर दे रखा है यहाँ पे 10⁻22 बनाया है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 10⁻22 करता हूँ। तो इसके लिए एक इसका पावर को यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻22 ऐसा लिख देता हूँ, इसी चीज़ को चलेगा ना। और ये जो है ये किसके बराबर आता है बेटा, ऑलमोस्ट 18 के इंटू 10⁻22। तो 18 इसमें से सेलेक्ट करना था ऐसे। आगे देखिए, 4.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड was used to make the 250 ml of its aqueous solution. The molarity of the solution is, तो मोलरिटी के लिए अपन फॉर्मूला काम में लेते हैं। आपको दे रखा है 4.5 ग्राम और मोलिकुलर वेट है 90। आपको सॉल्यूशन दे रखा है 250 इंटू 1000। तो इसको जब सोल्व करेंगे अपन, तो इस पॉइंट को हटा के नीचे एक 0 कर दिया मैंने, ये आ गया 2। और इसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, ये 2 0 से 2 0 हटा दिया, तो ऊपर बचेगा 10 और नीचे बचेगा मेरे पास 50। ये आ जाएगा मेरे पास 0.2 के अराउंड 1 बाई, ये इसको 25 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैंने आ गया 50। 10/50 को मैं लिख सकता हूँ, ये 0 से 0 कटने के बाद 1/5 को 0.2, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू 10⁻⁻1। अब क्वेश्चन के अंदर -1 10⁻⁻1 की फॉर्म में पूछा है, इसलिए मेरे को ये करना पड़ा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी बेटा 2, तो क्या हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट देखिए,
10 gram of hydrogen and 64 gram of oxygen were filled in a steel vessel and exploded. Amount of water produced in this reaction. जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, पहले आप एक स्टोइकोमेट्रिक बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे, और जब रिएक्शन लिखता हूं मैं H2 और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये बनाता है H2। आपको दे रखा है 64 ग्राम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर 64 ग्राम है तो इसका मोलिकुलर वेट होता है 32। इसका मतलब मेरे को ये पता लग गया ये कितना मोल है मेरे पास, 2 मोल। और हाइड्रोजन मेरे को दे रखा है 10 ग्राम। हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन है, मतलब गैस की फॉर्म में लिया अपन ने, तो डाई हाइड्रोजन का होता है मोलिकुलर वेट 2, तो इसका मतलब ये कितना दे रखा है मुझे, 5 मोल। अच्छा, स्टोइकियोमेट्री सजेस्ट अस कि इसका 1 मोल इसके हाफ मोल के साथ रिएक्शन करता है, 1 मोल बनाता है, तो इस दिए गए अमाउंट से कितना रिएक्शन करेगा, ये 2 मोल जब दे रखा है तो ये 4 मोल के साथ ही रिएक्शन करेगा। 1 मोल 1 मोल अनरिएक्टेड रहेगा ये अनरिएक्टेड है, और ये जो जितना भी रिएक्शन कर रहा है इसका ये डबल बन रहा है। तो कहने का मतलब ये कितना बनेगा, ये जितना रिएक्शन कर रहा है उतना ही बन रहा है, ये बनेगा मेरे पास 4 मोल। आपको पूछा था कि क्वेश्चन के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन विल बी, आपको 4 मोल के अकॉर्डिंग बात करना था, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में मोल के सेंस में पूछा है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, 4। नेक्स्ट देखिए, एक दे रखा है रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग तो आपने बहुत अच्छे से कर रखी है। तो देखिए कैसे बैलेंस करते हैं। ये जब इसके अंदर बात करता हूं तो ये तो है ऑक्सीडेशन, और इसके अंदर जब बात करते हैं तो ये है रिडक्शन। तो मैं पहले ऑक्सीडेशन हाफ लिख लेता हूं, जिंक 2+2 इलेक्ट्रॉन, और पूरा बैलेंस हो गया। कहने का मतलब एटम भी और इलेक्ट्रॉन पॉइंट ऑफ व्यू चार्ज सब पूरा हाफ रिएक्शन को मैंने बैलेंस कर दिया, ऑक्सीडेशन हाफ को। रिडक्शन हाफ भी देख लेते हैं। रिडक्शन हाफ के अंदर NO3- और ये बना रहा है NH4+। सबसे पहले ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन तो दोनों तरफ से, मैं ऑक्सीजन इधर 3 है इधर 1 भी नहीं है, तो मैं 3H2O करता हूँ, क्योंकि पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। अब हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया, इधर है 6 और इधर है 4, 10, तो मेरे को इधर क्या करना पड़ेगा, इसके साथ में 10H+ लगाना पड़ेगा। 10H+ लगाने के बाद एटम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, दिस हाफ रिएक्शन। अब मुझे चार्ज देखना पड़ेगा, इधर +1 चार्ज है, इधर कितना है बेटा, इधर 1 नेगेटिव और इधर 10 पॉजिटिव। मैं इधर 8 अगर पॉजिटिव चार्ज और ऐड कर दूं तो मुझे टोटल मेरे पास जो है 8 इसके अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल 9 चार्ज हो जाएगा नेगेटिव, तो 1 चार्ज जो इधर भी पॉजिटिव रहेगा। तो एक काम करता हूं, मैं इधर 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं, तो इधर ओवरऑल मेरे पास जो चार्ज है वो प्लस है, इधर भी मेरे पास प्लस चार्ज है। इन दोनों रिएक्शन के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन, ये रेडॉक्स की बैलेंसिंग के अंदर जानते हैं। इसको मैं सिंपल करके ऐसे लिख सकता हूं कि ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे बाद में। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 से, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 से, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन था, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस 4 इलेक्ट्रॉन को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ जाएगा 4Zn प्लस, ये आएगा मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 10H प्लस NO3- gives 4Zn2 प्लस NH4 प्लस 3H2, और ये साथ में इसके जो है 4 इलेक्ट्रॉन वो तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस रिएक्शन को जब मल्टीप्लाई किया था तो 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाते। अब देख लीजिए, आपको बैलेंसिंग के अंदर पूछा है द कोफिशिएंट ऑफ NO3-, NO3- का कोफिशिएंट है 1, Zn का कोफिशिएंट कितना है 4, और H+ का कोफिशिएंट है 10। तो सबसे पहले आपको पूछा है कोफिशिएंट ऑफ NO3, NO3 के लिए 1, NO3 के लिए 1, Zn का है 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, C, 1, 4 और 10। देख लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। आगे चलिए नेक्स्ट। ये ध्यान रखिए, पहले अगर जिंक का पूछता तो मैं इस ऑप्शन को देखता कि पहले जिंक का पूछा, वो किस रेस्पेक्टिवली किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हो, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट देखिए, आपको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इधर देखिए, इस रिएक्शन को जब मैं देखता हूं तो मुझे एक बात बताइए, N2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, बनाता है 2NO। इसके अंदर कोई डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर होता क्या है, सबसे पहली चीज कि एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और वो सेम एलिमेंट क्या होता है, रिड्यूस्ड भी होता है। कहने का मतलब 3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती हैं, तो ये तो कभी भी नहीं है। इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसके अंदर Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस है और इसके अंदर माइनस। कहने का मतलब ये मैं बोल सकता हूँ एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, बाकी तो और अपने को कोई भी इसके अंदर पता नहीं चलेंगे। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, और ये सेम, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन रिड्यूस नहीं हो रहे साइमल्टेनियसली। तो आपके पास आंसर आ गया बी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। फॉर द आयोनिक रिएक्शन आपको दे रखा है BrO3 माइनस क्रोमियम के साथ, क्रोमियम 3+ के साथ रिएक्शन कर रहा है वाटर की प्रेजेंस में और बना रहा है ये, और इसके अंदर भी सेम स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको ढूंढने हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका इसके अंदर कन्वर्जन, ये जो है ये Br+5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये Br2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। कहने का मतलब मैं पहली हाफ रिएक्शन लिखूंगा BrO3 माइनस इज गेटिंग Br2। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ है या रिडक्शन हाफ है, पहले वो देखना है। तो ये तो है रिडक्शन हाफ, और ऑक्सीडेशन हाफ देखो इधर Cr3+ है और यहाँ पे कौन सा है ऑक्सीडेशन स्टेट, Cr+6। तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हाफ है। मैं रिडक्शन हाफ के लिए बात करता हूँ तो इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि इधर 2 Br है, इधर भी 2 Br। अब ऑक्सीजन इधर 6 है तो मैं इधर कर लिया 6H2, चलेगा। और जो ही 6H2 किया मेरे पास हाइड्रोजन इनबैलेंस हो गया। तो इस रिएक्शन के अंदर 14H में अगर इधर जोड़ देता हूँ तो ये जो पूरी रिएक्शन है ये एटम पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस्ड है। 14 नहीं, 12 आ जाएगा, क्योंकि 6 दूनी 12, 6 × 2। अब अपने को पता चल गया। ये पता होने के बाद चार्ज को बैलेंस करते हैं। चार्ज इधर कितना मेरे पास 2 नेगेटिव चार्ज है और 12। इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये पूरी हाफ रिएक्शन जो है रिडक्शन हाफ, ये मेरे पास बैलेंस हो गया। अब मैं ऑक्सीडेशन हाफ देख लेता हूँ। ऑक्सीडेशन हाफ है मेरे पास Cr3+ और ये कन्वर्ट हो रहा है HCrO4 माइनस। इसके अंदर पहले एटम क्रोमियम तो ठीक है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इसका मतलब मैं क्या करता हूँ 4H2 कर देता हूँ। इधर भी 4H2 करने के बाद मेरे पास इधर हाइड्रोजन आ गए 8 और इधर है 1 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं 7 हाइड्रोजन और जोड़ देता हूँ इधर। ये आ जाएगा मेरे पास 7H+ टोटल। तो मेरे पास ऑक्सीजन भी 4, इधर भी ऑक्सीजन 4 बराबर है, हाइड्रोजन इधर 8, इधर भी हाइड्रोजन 8, क्रोमियम भी ठीक है। ये एटम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अभी बैलेंस कर दिया। इसके अंदर चार्ज देख लीजिए Cr3+, और इसके अंदर चार्ज देखता हूं तो मेरे पास अभी तक जो चार्ज है वो है 5+। तो मैं एक काम करता हूं, मेरे को Cr3+ अगर लेके आना है तो मैं इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देता हूं। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो ये मेरे पास बन जाएगा 3, 4, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, अपन ऐड करेंगे इसके अंदर 3+। तो ये आ जाएगा मेरे को, अगर 3+ रखना है तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, चलेगा। टोटल हो गया मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन, और जब 7H+ में से जाएगा तो मेरे पास 3 पॉजिटिव चार्ज बचेगा। 3 पॉजिटिव चार्ज इधर है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इस रिएक्शन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जब करेंगे तो ये आ जाएगा, नीचे में कर रहा हूं, (36H+ + 6 BrO3 माइनस प्लस 30 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस अब इसको देख लेते हैं। ये आ गया 40H2O
प्लस ये आ गया 10Cr3 प्लस गिव्स, ये देगा आपको 3Br2 प्लस 18H2O प्लस इसके अंदर हो जाएगा आपका 10HCrO4 माइनस प्लस 70H प्लस प्लस 30 इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट कर दीजिए। अब आप इस रिएक्शन के अंदर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखेंगे। जब स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखेंगे तो देख लीजिए इधर, अगर मैं बात करता हूँ, मेरे को पूछा है किस किस का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पूछा है, BrO3 माइनस, BrO3 माइनस के अंदर कितना है 6, और इसके बाद Cr के अंदर है 10, तो 6 10, और उसके बाद पूछा H2O इधर देखो, H2O को देखने से पहले एक काम करना, ये H2O इधर है और यहाँ पे भी H2O है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये कट कर देता हूँ और यहाँ से कट करूँगा तो ये कितना बचेगा 22H2O मेरे पास ज़्यादा है इधर, तो मेरे पास 22H2O है, क्रोमियम 10 है, Cr3 प्लस आयन। तो ये मैं अगर देखता हूँ Z, Y और X की वैल्यू, तो एक कंडीशन जो है ये C थर्ड ऑप्शन से जस्टिफाई हो रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड। ऐसे पूरा इसको सोल्व करना है और ये फास्ट करना है, जब प्रैक्टिस होगा तो आपका फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन अंडरगोज द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। वही एक ही एलिमेंट अपनी दो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रिड्यूस्ड भी और ऑक्सीडाइज भी हो सकता है नहीं। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं बात करता हूँ H2O2, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, ये -2 के अंदर भी चला जा सकता है, ये 0 के अंदर भी रह सकता है। कहने का मतलब ये दे सकता है ClO3 माइनस, ClO3 माइनस के अंदर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +7 तक जाता है और ये रिड्यूस भी हो सकता है, ये भी कर सकता है। P4 ये भी कर सकता है क्योंकि फॉस्फोरस माइनस में भी देता है और प्लस में भी देता है। Cl2 ये भी कर सकता है माइनस में और प्लस में। Ag प्लस में ही जा सकता है, माइनस में नहीं, ये नहीं हो सकता। कॉपर +2 में भी जा सकता है इसमें, और कॉपर के अंदर अगर मैं बात करता हूँ 0 के अंदर भी आ सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। फ्लोरीन F माइनस ही बना सकता है, F प्लस नहीं बनाता, ये भी नहीं। N2O कर सकता है, NO2 के अंदर नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट 5 तक जा सकते हैं और वो रिड्यूस भी हो सकता है, मतलब ये भी कर सकता है। पोटेशियम कभी भी रिड्यूस तो हो सकता है लेकिन और फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, मतलब ये भी नहीं। तो कितना आपको पूछा है, नंबर ऑफ स्पीसीज 1 2 3 4 5 6 के लिए आ जाएगा। ऐसे सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, क्लोरीन अंडरगोज द डिस्प्रपोर्शनेशन इन एल्कलाइन मीडियम शोज बिलो। तो आपको एक रिएक्शन दिया गया है लेकिन ये एल्कलाइन मीडियम के अंदर है, इसको भी सेम तरीके से बैलेंस करना है। इधर देख लीजिए, यहीं पे कर देते हैं। पहले ये क्लोरीन है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर इस क्लोरीन का रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन हाफ लिख लीजिए। ऑक्सीडेशन हाफ देखेंगे तो Cl2 ये बनाता है ClO माइनस, और यहाँ पे पहले जब ऑक्सीडेशन हाफ को मैंने किया तो इसके अंदर जिस एटम का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो भी हो रहा है वो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, उसके बाद ही करते हैं सारे काम। तो मैंने इसको बराबर करने के लिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद O-2 है तो इधर मैंने क्या कर दिया 2H2, ये आ गया। अब हाइड्रोजन इनबैलेंस हो गया तो मैं इधर क्या कर दिया 4H प्लस कर दिया। ये करने के बाद अब आपको चार्ज से भी बैलेंस करना है। इधर मेरे पास 2 माइनस चार्ज है, 4 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन ऐड। एवरीथिंग बैलेंस्ड, चार्ज पॉइंट ऑफ व्यू और एटम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे देखिए रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ के अंदर मैं वापस से Cl2 और इसको मैं Cl माइनस के अंदर, तो ये मैं 2 लगा देता हूँ क्योंकि अपने को 2 Cl, इधर 2 Cl2 में 2 क्लोरीन है तो इधर 2 क्लोरीन करना पड़ेगा बैलेंस के लिए, और इधर 2 माइनस चार्ज है तो मैं इसको भी क्या कर देता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन से कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मान लीजिए। इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देते हैं, सेम तरीके से ही चल रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2H2O, यहाँ पे ये Cl2 और ये Cl2, तो मैं 2Cl2 लिख देता हूँ दोनों को ऐड करके, गिव्स 2ClO माइनस प्लस 2Cl माइनस। यहाँ पे मेरे पास 4H प्लस प्लस
1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, वो मैं यहाँ पे लिख दिया, और इस इलेक्ट्रॉन को और इस इलेक्ट्रॉन को कट कर दीजिए। ये कट करने के बाद मेरे पास ये आ गया। लेकिन ये रिएक्शन जो है एसिडिक मीडियम में शो कर रहा है, आपको पूछा है एल्कलाइन मीडियम के अंदर, क्योंकि रिएक्शन मॉडल रिएक्शन के अंदर आपको बेसिक मीडियम OH माइनस भी दे रखा है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसी रिएक्शन को ये लिख देता हूँ कि इस जितने भी H प्लस उतने ही क्या करते हैं, मैंने लास्ट जो PABT का सॉल्यूशन बताया था उसमें ही बोला था ये बात, आज वापस से बता रहा हूँ कि कभी भी बेसिक मीडियम के अंदर दिया जाता है तो जिस साइड भी H प्लस होते हैं उतने ही OH जोड़ दो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। तो इस रिएक्शन को मैं ये लिख देता हूँ कि इधर मैं अगर 4OH जोड़ दूँ तो मेरे को जोड़ना तो इधर भी पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 4OH माइनस आयन प्लस 2H2O प्लस 2Cl2 गिव्स 2ClO माइनस प्लस 2Cl माइनस प्लस 4H प्लस प्लस 4OH माइनस, और ये बेटा क्या बन गया, 4H2, और ये 4H2O से 2H2O कटने के बाद ये इधर कितना बचेगा, ओनली 2H2 बचेगा। अब स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देख लीजिए। आपको एक काम और करना है, अगर और सिंपल रेशियो में हो सकता है तो और सिंपल रेशियो में कर लीजिए, इसको 2 से डिवाइड कर देना सबको। तो कहने का ये तो खत्म ही हो गया है, ये कितना आ जाएगा 2OH, ये कितना आ जाएगा 1Cl2, ये कितना आ जाएगा 1ClO माइनस, ये कितना आ जाएगा 1Cl माइनस, और ये कितना आ जाएगा 1H2O। अब देख लीजिए इसके अंदर जब देखेंगे तो Cl2 आपको पूछा है, डिवाइड करने के बाद 2 से कितना हो जाएगा 1, उसके बाद BOH माइनस आयन, ये कितना हो जाएगा 2। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। फिर भी चेक कर लीजिए आगे भी, C आपको दे रखा है ClO माइनस, ये भी एक ही है, ये एक ही आएगा, और D के लिए Cl2, ये भी एक ही है, ये एक आएगा, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स इन, ये दे रखा है एक आयरन का एक कॉम्प्लेक्स है कार्बोनाइल के साथ, पेंटा कार्बोनाइल। तो ठीक है, ये जब भी कभी आप, मैं नॉलेज के लिए बता देता हूँ, कार्बोनाइल जो होता है ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। कहने का मतलब ये खुद से जब इस मेटल के साथ अप्रोच करता है तो न्यूट्रल की तरह बिहेव करता है। इसको वैसे तो लिगेंड बोलते हैं, लेकिन आगे आएगा आपको पता चल जाएगा कि ये न्यूट्रल लिगेंड की तरह काम करता है। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो तो 0 होती है। इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो वेनेडियम ऑक्साइड है, और टोटल वेनेडियम ऑक्साइड के ऊपर 2+ चार्ज है। इसका मतलब इस वेनेडियम के ऊपर कितना चार्ज है बेटा, 4+ चार्ज है, क्योंकि ये VO ऐसा है, आप ये समझिए। तो इसके ऊपर तो -2 होता है ऑक्साइड, जब भी कोई मेटल का ऑक्साइड होता है उसका खुद का तो -2 होता है। तो मैं इसका कितना लूं कि ओवरऑल मुझे 2+ मिल जाए, तो 4+ लेना पड़ेगा। मैंने 4+ ले लिया। और ये टंगस्टन का ऑक्साइड दे रखा है, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, तो -6। इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा, +6। टंगस्टन के ऊपर +6। तो आपको पूछा है द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना हो जाएगा 10, 4 और 6 10, तो 10 के लिए क्या आ जाएगा, ये ऐसे। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करता हूं तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा वो किसी दूसरे को रिड्यूस करेगा, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा। इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो ये तो इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2- सल्फाइड से सल्फेट बन रहा है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। इसके अंदर देखिए H2O2 इस आयरन को +3 के अंदर कन्वर्ट करा, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, भी नहीं हो सकता। इसके अंदर देखिए यहाँ पे OH, ये इस ऑक्सीजन के ऊपर तो माइनस चार्ज है और इसके ऊपर क्लोरीन के ऊपर प्लस चार्ज है, और ओवरऑल ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, वो -2 है, वो अपने को पता है। यहाँ पे ये जो है ये Cl-, मतलब Cl+ के ऊपर जो चार्ज था वो Cl- बन रहा है, इसका मतलब रिड्यूस कर रहा है इसको। तो ये बात ठीक है कि ये एक तरीके से हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। नीचे वाले के अंदर देखेंगे तो ये यहाँ पे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है, एलिमिनेट करके किया करो हमेशा। नेक्स्ट,
आपको दे रखा 20 ml ऑफ 0.02 मोलर K2Cr2O7 सॉल्यूशन यूज टू टाइट्रेट 10 ml ऑफ Fe3+ आयन सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम द मोलरिटी ऑफ द Fe2+ सॉल्यूशन। मैंने आपको एक दिन पहले ही बताया था, जब भी कभी टाइट्रेशन की रिएक्शन होती है आप हमेशा नॉर्मलिटी इक्वेशन काम में लें और नॉर्मलिटी को मोलरिटी के अंदर कन्वर्ट करो। तो देखिए N1V1 विल बी इक्वल टू N2V2, और इस चीज को, ये नॉर्मलिटी इक्वेशन है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि n फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू V1, n फैक्टर इंटू M2 इंटू V2। ये अपने को मोलरिटी के अंदर मैंने इसको चेंज कर दिया। एक बार एक तरफ ले लो, मैं एक तरफ ले लेता हूं, डाइक्रोमेट आयन के लिए बोल देता हूं मैं 4K2Cr2O7 के लिए बोल देता हूं, और एक तरफ मैं बोल देता हूं Fe2+ के लिए बोल देता है। अपने को पता है जब भी कभी ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्रोमियम जो है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसके अंदर होती है ये +6 होती है, और यहाँ पे ये जाता है +3 के अंदर। कहने का मतलब इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, और आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। ये आपको रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर जब पढ़ते हैं तो डाइक्रोमेट आयन की आयरन के साथ रिएक्शन दी गई होती है, तो K2Cr2O7 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, खुद रिड्यूस होता है और आयरन को ऑक्सीडाइज करता है। और जब आयरन ऑक्सीडाइज होता है तो आयरन 2+ से किस में कन्वर्ट होता है बेटा? Fe3+ के अंदर। और क्रोमियम जो है, ये क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6। तो मैं अगर एक बार के लिए बोल देता हूं कि मेरे पास 2 क्रोमियम है, क्योंकि डाइक्रोमेट आयन के अंदर तो 2 है, तो ये हमेशा 2 क्रोमियम जो है ये +3 वाला बनाता है। तो मैं एक बात के लिए बोल सकता हूं कि टोटल मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ कितने हुए? 6, क्योंकि अभी मैं बात करता हूं तो 12 और ये 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, और इधर कितने हुए? 1। तो n फैक्टर पता लग गया इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। अब निकाल लीजिए, क्वेश्चन वेरी इजी। देखेंगे तो इसके अंदर n फैक्टर पता लग गया मुझे, कितना आ जाएगा? मैं डाइक्रोमेट आयन के अंदर बात कर रहा हूँ 6, इसका मोलरिटी मुझे दे रखा है 0.02, और वॉल्यूम इसका मुझे दे रखा है 20, इसका n फैक्टर मुझे पता है 1, और मुझे मोलरिटी Fe2+ की निकालना है, और वॉल्यूम मुझे दे रखा है, वॉल्यूम कितना है इसका? 10। कर लीजिए, तो M2 आ जाएगा बेटा, ये आएगा 6 इंटू 0.02 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10, और इस पॉइंट को भी हटा के मैं नीचे 100 कर देता हूँ, और ये एक पॉइंट से ये 0 कट कर दिया मैंने, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई, कहने का मतलब इसको आगे मैं यहाँ, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, M2 जो है दैट विल बी इक्वल टू, ये कितना दे रखा है मेरे को? 24 डिवाइडेड बाई ये दे रखा है 100। तो इस चीज़ को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 24 इंटू 10⁻²। बताओ, बोल सकते हैं क्या? और यही चीज़ आपको भरना था यहाँ पे 24। नेक्स्ट देखिए, The shortest wavelength of hydrogen atom in the Lyman series, the longest wavelength in Balmer series of helium plus ion। तो हीलियम प्लस के लिए देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, हमेशा ध्यान रखिए, जब ट्रांजिशन होते हैं तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है जो सबसे ज़्यादा एनर्जी का, मतलब इन्फिनिटी से मानते हैं अपन, n=∞, और जिस भी सीरीज़ के अंदर आ रहा है 1 के अंदर आ रहा है, तो ये क्या होगा? ये लैम्डा जो होगा ये मिनिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा रिलीज होती है, और लैम्डा और एनर्जी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और ये जो ट्रांजिशन होगा इसके लिए मैं बोल सकता हूँ लैम्डा जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ये बात ध्यान रखें, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये काम आएगी ये चीज़, और ये तो अब हम आपको कई बार बताएं। तो इसके अंदर अगर बात करते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, तो मैं एक काम कर लेता हूँ 1/λ, और शॉर्टेस्ट के लिए मैं मिनिमम लिख देता हूँ, और उसका लाइमन सीरीज दूसरा दे रखा है बामर, तो बामर का 1/λ वो मैक्सिमम आएगा, उसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ मैक्सिमम कर देता हूँ, रेशियो के अंदर ले रहा हूँ। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, तो ये अपने को पता चल गया RH/Z², Z हाइड्रोजन के लिए 1², और इसके लिए ट्रांजिशन जो है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए
शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए इन्फिनिटी से आ रहा है 1 के अंदर, तो 1 स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर करते हैं, तो मैं 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और इसके लिए मैं लेमडा मैक्स के लिए निकाल रहा हूं, तो उसके लिए फॉर्मूला अपन करेंगे बामर सीरीज के लिए RH, और Z कितना बोल रहा हूं मैं इसके लिए, हीलियम के लिए Z बोलते हैं अपन 2 स्क्वायर, और इसके अंदर N1 कितना है बेटा। अब देखिए इसके अंदर लॉन्गेस्ट पूछा है, तो सबसे कम एनर्जी का कौन है, मतलब 3, उससे जस्ट ऊपर का ट्रांजिशन, तो तीसरे एनर्जी लेवल से आता है ये। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा RH, ये तो 0 ही हो गया, डिवाइडेड बाय ये RH, और ये 4 इंटू, और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो ये एलसीएम लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा एलसीएम 36, तो 9 इसको मैं लिख सकता हूँ 9, और इसको लिख सकता हूँ मैं 4, तो ये आ जाएगा 9 - 4, ये आ गया। तो मेरे पास ये बोल सकता हूँ क्या, लैम्डा मैक्स, ये किसके लिए लैम्डा मैक्स, फॉर हीलियम के लिए, और लैम्डा मिनिमम, और ये तो कट ही कर दीजिए, अपन कट कर ही दिया, तो ये आपके पास RH से कट करेंगे तो ये तो कट हो ही गया, और नीचे बचेगा मेरे पास 20, यहाँ तो 5 और 4 से मल्टीप्लाई किया 20, और 36 ऊपर चला गया, तो मैं लिख सकता हूँ क्या 36 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आ जाएगा 18 10, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 5। तो लैम्डा मैक्स जो है, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितना आ जाएगा, लैम्डा मैक्स विल बी इक्वल टू 9/5 लैम्डा मिनिमम, जो कि मेरे पास हाइड्रोजन एटम का दे रखा था, तो 9/5 लैम्डा 1, ये आ जाएगा आंसर। समझ गए, ऐसे इस तरीके से करना था। आगे देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ 3rd and 4th ऑर्बिट ऑफ लिथियम इज, दे रखा है डेल्टा R1, एंड डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ 3rd and 4th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे ये हीलियम प्लस है, हीलियम प्लस, और अब अगर इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो मैं डिफरेंस निकाल लेता हूं, तो पहले डिफरेंस निकालने के लिए मैं एक काम कर देता हूं, मैं रेडियस का फॉर्मूला लिख देता हूं, रेडियस 4th ऑर्बिट के लिए और रेडियस 3rd के लिए, इसके लिए होता है A0, मैं बहुत रेडियस के सेंस में अगर लिखूं तो A0 n स्क्वायर, तो 4th के लिए n स्क्वायर कितना होता है बेटा, कहने का मतलब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 4 स्क्वायर मतलब 16, और पूछा है ये हाइड्रोजन के लिए बात हो रही है, इसके अंदर बात करा डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई एंड 3rd 4th ऑर्बिट ऑफ द लिथियम, हाइड्रोजन नहीं है लिथियम है, तो लिथियम के लिए मैं क्या लिख देता हूं यहाँ पे 3, तो ये मेरे पास आ गया 16 A0/3 4th ऑर्बिट के लिए रेडियस, 3rd के लिए भी सेम तरीके से A0, और आपको 3rd ऑर्बिट के लिए बोल रहा है तो मतलब 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर, और लिथियम के लिए 3, ये आ गया आपको। इसका गैप निकाल लीजिए, डेल्टा R1 से रिप्रेजेंट किया उसको, ये आ जाएगा A0 16/3 माइनस A0 9/3। ये अगर मैं सोल्व करता हूँ तो इसमें मुझे मिलेगा डेल्टा R1, A0 तो कॉमन ही है, और ये आ जाएगा मेरे पास 9 में से ये कितना आ जाएगा 7, तो 7/3 ये आ जाएगा, ये R1 आ गया। और इसके लिए R2 भी देख लेते हैं। R2 के लिए अगर मैं बात करता हूँ किसके लिए, हीलियम के लिए, तो रेडियस 4th ऑर्बिट के अंदर ये सब बात किया अपन ने फॉर लिथियम 2+ आयन, फॉर हीलियम प्लस आयन, ये आ जाएगा 4th ऑर्बिट के लिए A0, और इसका बोल रहा है 4th के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो 16 डिवाइडेड बाय हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो मैंने कर दिया 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास A0 8, ये आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, रेडियस 3rd ऑर्बिट के लिए हीलियम के केस में A0, और 3rd ऑर्बिट के लिए करता हूं तो मैं 3 स्क्वायर मतलब 9, और डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरे पास इसका गैप देख लेते हैं, डेल्टा
R2 से रिप्रेजेंट कर रहा है, R2। ये कितना हो जाएगा, बड़ी रेडियस ये है A08 माइनस A09/2। इसका सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा डेल्टा R2 विल बी इक्वल टू A08 बाई ये आ जाएगा डेल्टा R2 विल बी इक्वल टू A0 और ये आ जाएगा 7/2। ठीक है, ये आ गया R2। आपको पूछा रेशियो ऑफ R1 और R2, तो R1 और R2, R1 कितना है आपका, अभी निकाला था, ये रहा A0 7/3 और R2 है ये रहा A0 7/2। ये सब कट गया तो मेरे पास कितना बचा 2:3। और 2 क्योंकि ये तो नीचे है तो ये तो ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 2:3 होगा। तो 2:3 किस में है, ऐसे ऐसे। इजी क्वेश्चन था, ऐसे करना था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43। आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और इन स्टेटमेंट को देखना है। बोहर थ्योरी अकाउंट्स फॉर द स्टेबिलिटी एंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ Li+ion। देखिए सबसे पहली चीज़ मैं बता देता हूँ, बोहर थ्योरी जो है वो हमेशा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए लागू है। और यहाँ पे आपको दे रखा है Li2+ion जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 2। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। दूसरी अगर बात करते हैं, बोहर थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल ये अनेबल थी। बोहर थ्योरी कभी भी स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग के बारे में बात नहीं करता। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अब देख लीजिए, ये तो दोनों ट्रू है, कहने का आता है तो हो ही नहीं सकता। पहला स्टेटमेंट फॉल्स, सेकंड ट्रू। बिल्कुल बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, नहीं। स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड ये भी नहीं हो सकते। ऐसे आ जाएगा बेटा। आगे देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दे रखा है 663 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज द मेटल। ए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल इन किलोजूल पूछा। आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर लेता हूँ, चाहे एनर्जी की बात कर लेता हूँ। एनर्जी निकालने के लिए अपने को पता है फॉर्मूला काम में लिया जाता है Hc/λ। लेकिन अब की बार जो आपको पूछा किलोजूल पर मोल के अंदर पूछा, ये हमेशा जब बात करते हैं तो एक के लिए निकालते हैं। पर मोल के लिए निकालने का मतलब है मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और किलो के अंदर निकालना है तो मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब कर लीजिए, अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू का ये C जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई लैम्डा कितना दे रखा है बेटा आपको 663। आप इसको भी 663 लीजिए क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 663 दे रखा है। नैनोमीटर का मैं नैनोमीटर को मीटर में चेंज कर देता हूँ 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, और ये 1000 मैंने किलो के अंदर कन्वर्ट करने के लिए लिया है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 2 जीरो और लगा देता हूँ तो ये तो पूरा ख़त्म। अब इसके बाद मेरे पास ये बचा, इसके अंदर E विल बी इक्वल टू आ जाएगा, इनको सोल्व करेंगे आप तो ये 18 ऑलमोस्ट 18 के अराउंड है। ऑलमोस्ट 18 इंटू पावर सोल्व कर लेते हैं 10⁻, यहाँ पे दे रखा है -34 प्लस 8 प्लस 23 प्लस 9 और ये कितना है -5। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 18 इंटू, देखिए ये करते हैं तो नेगेटिव के अंदर तो आ गई 39 और पॉजिटिव के अंदर आ गई 23 और प्लस 9 ये हो गया 32 और 32 और 8 कितना हो गया 40। मतलब पॉजिटिव के अंदर 10 की पावर 40 है और नेगेटिव के अंदर 39 है तो एक पॉजिटिव के अंदर बचेगी तो मैं इसको 10 लिख देता हूँ। 10 की पावर 1 मतलब 10 ही है। तो ये मेरे पास आ गया। एनर्जी जो आएगी ये कितना आ जाएगा बेटा, अराउंड 180 आ जाएगा। और ऐसा ऑप्शन आपको दे रखा है, एक ही ऑप्शन है ये अराउंड लिखा है मैंने 180 क्योंकि मैं यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर को 6 के अकॉर्डिंग ही कंसिडर किया था। और
क्वेश्चन सोल्व किया, ठीक है, ऐसे आ गया, किलो जूल पर मोल के अंदर आएगा। नेक्स्ट देखिए, ए मेटल सरफेस इज एक्सपोज्ड टू द 500 नैनोमीटर रेडिएशन, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल दे रखा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज 4.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। कहने का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और लिख भी दिया उसने। आगे दे रखा था वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। एक काम कर लेते हैं अपन, सबसे पहली चीज़ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपन देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर अपन जानते हैं ई जो होता है, सबसे पहले क्वेश्चन के केस को समझो। केस किसका है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ई विल बी इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। मैं एक काम करता हूं, मुझे ये तो दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, इसको एनर्जी के अंदर मैं चेंज कर लूंगा, और मुझे एनर्जी नहीं दे रखा, मुझे नैनोमीटर के अंदर वेवलेंथ दे रखा है, इसको भी मैं एनर्जी के अंदर चेंज कर सकता हूँ। ये दोनों काम कर लूंगा, फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे तो स्पीड निकालना तो आसान है, उसमें क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, क्योंकि वी स्क्वायर को वी में कन्वर्ट। तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले इस वेवलेंथ को मैं एनर्जी के अंदर चेंज करता हूँ, तो एनर्जी विल बी इक्वल टू आ जाएगा 6.63, मैं यही ले रहा हूँ, इंटू 10⁻⁻34 इंटू, ये जूल सेकेंड के अंदर है, आप इसको हमेशा जूल सेकेंड यूनिट लिखें, जूल सेकेंड, इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आ गया डिवाइडेड बाई 500 नैनोमीटर इंटू 10⁹ मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, जूल में आएगा। और ये जूल में कितना आएगा आपको इसको जब सोल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा प्लस में, और 9 और 8 कितना हो गया 17, और 17 में से 17, तो ये इसको भी मैं एक काम करता हूँ, इसके साथ हटा ही देता हूँ, तो इसको ओनली 5 ही रखूँगा। 6.63 इंटू 3 डिवाइडेड बाई मैं 5 ही रख देता हूँ, इंटू 10⁻⁻34 एज इट इज़, प्लस 8, और ये -9 था, इसमें इस 2 0 को मैं सेपरेट निकाल के क्या बोल सकता हूँ, नीचे -7 ही है, और वो ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा, +7 में। तो ये मैं अगर सोल्व करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, पावर को मैं सोल्व कर देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ 19.86, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 19. 89 डिवाइडेड बाई 5 इंटू, ये आ जाएगा मेरे पास 15, हटा दो इसमें से, 10⁻⁻19, ये आ गई आपके पास एनर्जी जूल के अंदर। ई तो आपने निकाल लिया, अब ई नोट भी निकाल लेते हैं। ई नोट निकालने के लिए मुझे एच से मल्टीप्लाई करना है इस फ्रीक्वेंसी को, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 4.3 इंटू 10⁻14, और ये है मेरे पास हर्ट्ज में है, तो इसको मैं सेकंड इनवर्स बोल देता हूँ, एक ही बात है। और ये भी जूल सेकंड है, सेकंड से सेकंड गया है, जूल में आ जाएगा। ई नोट आएगा मेरे पास, ये कितना आ जाएगा बेटा, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये तो बचेगा मेरे पास 10⁻⁻20, और ये आएगा मेरे पास, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6.63 इंटू 4.3, और ये 28.5 के अराउंड आएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ गया 28.5, ठीक है, ये 0, ये इतना। तो इस चीज़ को मैं 19 के सेंस में ले लेता हूँ। एक काम करता हूँ, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, फिर ई नोट जो लिखूंगा, कहने का मतलब, तो ये मेरे पास हो जाएगा 19, और इसको मैं लिख देता हूँ ई नोट विल बी इक्वल टू 2.85 इंटू 10⁻⁻19।
दोनों डेटा आ गए आपके पास, ई भी आ गया और ई नोट भी आ गया, और इसको सोल्व करके लिखना है आपको। ये कितना आएगा बेटा, नीचे कर लेते हैं। ये आएगा 19.89 में 5 का डिवाइड करते हैं, 3.97 के राउंड आएगा ये, और ये आएगा आपके पास इंटू 10⁻⁻19। ये आ गया ई, और ई नोट पहले ही निकाल लिया अपन ने 2.85 इंटू 10⁻⁻19। इन दोनों का गैप जो है ये कितना आ जाएगा, 10⁻⁻19 तो ठीक है, ये आ जाएगा 1.1 नोट। ये क्या आएगा आपके पास, काइनेटिक एनर्जी। क्यों काइनेटिक एनर्जी मैंने निकाल लिया, आप बोलेंगे सर क्यों निकाला, ई माइनस ई नोट क्यों किया, क्योंकि अपन जानते हैं ई विल बी इक्वल टू ई नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ई माइनस ई नोट। तो मैंने ये इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया है, और जब इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा इसमें से पावर से मैं बोल सकता हूँ 1.12, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी पता लग गया 1.12 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए ये अगर मैं है काइनेटिक एनर्जी मुझे पता है ये होती है 12mv²। काइनेटिक एनर्जी मुझे कितना दिया गया है, 1.12 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 अपॉन m कितना है, m अपने को पता है इलेक्ट्रॉन का मास, तो ये आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg विल बी इक्वल टू v²। इससे v निकालेंगे। अब देखिए ये जो है ये एनर्जी जूल में है। अब कई लोग सोचेंगे जूल को केजी से कैसे कन्वर्ट करें, तो जूल को भी आप केजी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर होता है ना, तो उसमें से केजी हट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, और उसका रूट ले लेंगे। तो रूट लेने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा वो समथिंग 4 पॉइंट समथिंग विल कम, मतलब ऑलमोस्ट 5 के अराउंड आएगा। आप जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 5 के अराउंड। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये कैसे करेंगे इधर देखो, मैं बता ही देता हूँ। ये मेरे पास v² है, और इसको मैं बोल सकता हूँ 1.12 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻19, और ये ऊपर चला गया +31 डिवाइडेड बाई ये आ गया 9.1। ये पावर है, और ये मेरे पास किस में है, नीचे तो केजी था, और यहाँ पे जो यूनिट है ये क्या है, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, क्योंकि जूल बराबर जो होता है वो यही होता है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो केजी से केजी कट गया। अब इसका रूट ले लेंगे पूरे का, और जब रूट लेंगे तो यहाँ पे जो आएगा, यहाँ तो कितना बच गया, 10⁻12 बचेगा। आप उसको 10 कन्वर्ट कर देना, 2 0 काम में ले लेना आगे, तो जिससे आपके पास क्या होगा, वैल्यू अपने को, क्यों मैं वो बोल रहा हूँ, वो चीज़ें जब करेंगे तो इसमें अपने को यहाँ पे काम आएगा, क्योंकि 10⁻⁻5 के सेंस में बताना है। तो 10⁻⁻5 मेंटेन करते हुए ये वैल्यू निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे आगे देखिए, 20 gram of magnesium carbonate sample decomposed on the heating gives the carbon dioxide and 6 gram magnesium oxide. What will be the percentage purity of magnesium carbonate? एक चीज़ देखो, सबसे पहले मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, और ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2, अपने को पता चल गया। और मैं कह रहा हूँ कि आपको 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट दे रखा है, और ये प्योर नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये अगर 1 मोल आपको दे रखा है, जो भी प्योर अमाउंट होगा वो प्योर, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्योर से ही मिलेगा, लेकिन ये पता चल गया कि 1 मोल है तो ये भी कितना बनेगा, 1 मोल ही मिलेगा। स्टाइकियोमेट्री सजेस्टिंग दिस, और क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि ये हमेशा 6 ग्राम मिल रहा है, तो मैं एक काम कर सकता हूं क्या, मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल सकता हूं 6 डिवाइडेड बाय मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलिकुलर वेट होता है 40, तो ये आपका आ जाएगा
6/4 इंटू 10⁻⁻1, तो ये आ जाएगा 4 1.5 इंटू 10⁻⁻1, मतलब 0.15 मोल। ये आ गया इतना मोल। इसका मतलब ये मैं क्यों निकाला है मोल, क्योंकि उससे मुझे ये जानना है कि कितना वाकई में रिएक्शन किया है। ये कितना रिएक्शन किया है, इतना मोल देने के लिए, ये 6 ग्राम देने के लिए है, 0.15 मोल देने के लिए ये भी कितना रिएक्शन किया है, 0.15 मोल ही रिएक्शन किया है। और ये 0.15 मोल क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 का मोलिकुलर वेट कितना होगा, 24 + 12 + 48, तो ये तो हो गया आपके पास 60 84, तो इसका मोलिकुलर वेट हो गया आपके पास 84। तो मैं एक काम कर सकता हूं, 84 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, 84 इंटू 0.15, 12.6 आ गया। कहने का मतलब ये मेरे पास इसको मल्टीप्लाई किया 84 को 0.15 से, 12.6 ग्राम, 20 ग्राम में से 12.6 ही प्योर था। आपको परसेंटेज प्योरिटी पूछा, बच्चा बच्चा जानता है। देखो कैसे मैं बोल सकता हूं क्या कि परसेंटेज प्योरिटी 12.6 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा बेटा, कितने में से, 20 में से 100, तो ये आपके पास आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1260 डिवाइडेड बाई 20, 63% के अराउंड आएगा। तो कहने का मतलब ये जो है आपको इसका आंसर क्या आएगा, 63। ये सोल्व करना था। नेक्स्ट देखिए, इजी क्वेश्चन था। मोलिकुलर वेट ऑफ Cu2s, और इसका जो है Cu2s का मोलिकुलर वेट दे रखा है, M से रिप्रेजेंट किया है, सॉरी, कॉपर सल्फाइड का मोलिकुलर वेट M बताया है, और बोल रहा है इन फॉलोइंग रिएक्शन इक्विवेलेंट वेट ऑफ M/X, M/X में इक्विवेलेंट वेट लिखा है। तो मुझे इस रिएक्शन के अंदर देखता हूं, कॉपर सल्फाइड ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर 2+ और SO2+, ये मतलब SO2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, कॉपर जो है 2 हैं, तो यहाँ पे भी 2 हैं, तो यहाँ कॉपर से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कॉपर जो है, कॉपर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जा रहा है यहाँ से, तो कॉपर 2+ ऑक्सीडेशन, यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, +1, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -2, और -2 से कितने में जा रहा है, प्लस, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने में बेटा, 6। तो मुझे इस कॉपर सल्फाइड से जब ये बन रहा है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए वो बताओ, 8। तो n फैक्टर मेरा 8 पता लग गया, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट जो m से रिप्रेजेंट किया है, और x जो है n फैक्टर, मोलिकुलर वेट में n फैक्टर को डिवाइड कर देता तो इक्विवेलेंट वेट आ गया। तो ये मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो ये 8 जो है किसकी वैल्यू आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे आपको पूछा है ये x क्या होगा, तो ये x होगा 8। ऐसे आगे देखिए, नेक्स्ट आपको दे रखा ओनली 2 ml ऑफ KMnO4 solution of unknown molarity is required to reach the end point of titration of 20 ml of oxalic acid in acidic medium. The molarity of the KMnO4 solution should be, मैंने पहले ही बताया आपको, N1V1 will be equal to N2V2। इसको मोलरिटी के सेंस में भी लिख सकते हैं, M1 N फैक्टर इंटू V1 N फैक्टर M2 V2। KMnO4 जब रिएक्शन करता है तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में रिएक्शन मैग्नीज जो है ये 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, कहने का तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाता है। तो N फैक्टर ये मैं पूरा बोल देता हूं KMnO4 के लिए, और ये मैं बोल देता हूं ऑक्जेलिक एसिड के लिए। तो इसके अंदर मुझे एन फैक्टर पता लग गया 5। मोलरिटी कितनी है इसके अंदर, मोलरिटी आपको दे रखा है, द मोल KMnO4 की पूछी है, M1 निकालनी है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 2, ये दे रखा है क्वेश्चन में।
एन फैक्टर ऑक्जेलिक एसिड के अंदर कितना होता है 2, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड CO2 के अंदर कन्वर्ट होता है तो 2 मॉलिक्यूल CO2 बनते हैं एक ऑक्जेलेट आयन से, तो कितना एन फैक्टर होता है 2, तो वहां पे 2 इंटू M2 कितना दे रखा है ऑक्जेलिक एसिड का, ये दे रखा है 2, वॉल्यूम कितना दे रखा है 20, इससे M निकाल लो, ये आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा 10, 8 बताना था, मोलरिटी कितनी हो जाएगी 8, मोलरिटी ऑफ KMnO4 8। नेक्स्ट देखिए, व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ इज 248 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द मेटल, थ्रेशोल्ड एनर्जी दे रखा है इतना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज, डी ब्रोगली वेवलेंथ बताना है। अगर मैं बात करता हूँ, मेरे को दे रखा है इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ, मैं एनर्जी निकाल सकता हूँ, एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है hc/λ, ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34, वही कैलकुलेशन इंटू आपको c कितना है बेटा इसके अंदर, जब c देखते हैं तो 3 इंटू, आप इसी के अकॉर्डिंग लो, नहीं तो ये तो याद भी है ही, पर जब क्वेश्चन के अंदर देता है तो आपको हमेशा वही पुट करना है। 248 नैनोमीटर को मैं 10⁻⁹ मीटर कर देता हूँ, ये जो है जूल सेकंड से, ये आपके पास एनर्जी निकल के आएगा इससे। जब इसको सोल्व करेंगे आप तो इसके अंदर एनर्जी की कैलकुलेशन से आप E निकाल लिया और उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो मैं कह रहा हूं कि जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करो, जो भी एनर्जी जूल के अंदर आएगी उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का भाग देते हैं, तो वो मैं चाहे यहाँ कर देता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को डिवाइड करते हैं, तो मेरे पास जो एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आएगी। और ये एनर्जी जो है, ये मैं बता देता हूँ आपको, कैलकुलेशन करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड आएगी। और मुझे दे रखा है थ्रेशोल्ड एनर्जी E0 दे रखा है, ये है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैं काइनेटिक एनर्जी पता लग गया इससे, मुझे काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब मुझे पूछा है डी ब्रोगली वेवलेंथ, एक काम सुनिएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट किया जा सकता है क्या जब काइनेटिक एनर्जी देता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखा रखा है, लैम्डा विल बी इक्वल टू होता है H2m काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर रूट। इसमें काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, m आपको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और h आपको दे रखा है, तो ये लैम्डा आप निकाल सकते हैं आराम से। और जब ये लैम्डा निकालेंगे आप तो देखिए यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यू है, द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, ये आपको अराउंड आएगा 9 के एंगस्ट्रॉम में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 9 के अराउंड रहेगा, 9 8.67 ऐसे कुछ आएगा। तो इसके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाएगा वेवलेंथ। ठीक है बेटा, आगे देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू दिस, द वैल्यू ऑफ 10x, आपको 10x वैल्यू बताना है। तो एक काम करता हूं, मैं काइनेटिक एनर्जी जो है ये अपने को पता है होता है 12 mv²। अब एक काम कर लेते हैं, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो mvr होता है, दैट विल बी इक्वल टू nh/2π। तो मैं इसमें से v निकाल लेता हूँ, nh/2π mr, और ये जब मैं करता हूँ तो इसको v² की फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या, n² h² 4π² m² r², ऐसा बोल सकते हैं। और ये v² को मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, 12 m, और v² को मैं लिख देता हूँ n² h² 4π² m² r², और इससे m से एक m कट हो गया। और आप वैल्यू रखेंगे काइनेटिक एनर्जी का, जो वैल्यू है ये 12, ये तो है ही। अब ऊपर n के लिए आपको बोल रहा है कौन से ऑर्बिट के अंदर, सेकंड बोहर ऑर्बिट, मतलब 2 का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा इंटू 2 का स्क्वायर h² अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14,
इंटू एम, एम और ए नोट, देखिए एम को तो एज इट इज लिखा है इसने, और आर को मैं क्या लिख सकता हूं, ए नोट एन स्क्वायर, तो मैं ए नोट एन को मैं लिख देता हूं 2, क्योंकि मेरे पास 2 और इसको स्क्वायर और अपॉन 1, ये क्यों किया पता चल गया, क्योंकि मेरे पास सेकेंड ऑर्बिट दे रखा है और ये सारी चीज़ें हाइड्रोजन के लिए है, तो ए नोट 2 स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर दे रखा है, देखो ये दे रखा आर का स्क्वायर, ये तो आर है तो इसका स्क्वायर, तो इसको जब सोल्व करते हैं अपन तो ये आएगा काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, इससे 2 से तो एक 2 ये हट गया, और नहीं तो एक काम करो, ये जो है ये 4 जो है ये इस 4 को इसको हटा दिया और यहाँ पे मेरे पास बच गया 4, तो एच स्क्वायर और ये आ जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 3.14 और m और a नॉट स्क्वायर, ये तो मैं एज इट इज लिख दिया बाहर, और ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 4, कहने का मतलब 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, और 16 ये आ जाएगा मेरे पास एच स्क्वायर एम ए नोट स्क्वायर, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे सब चीज़ों को तो ये आपके पास आएगा 5 तो 2 हो गए और 3.14 इंटू 3.14, तो ये आएगा आपके पास 315.5 के राउंड आएगा। अगर मैं इसको जब कैलकुलेट करूँगा, देखिए ये वैसे भी यहाँ से आप देख ही सकते हैं 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 96, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, इतने के राउंड आएगा। और जब ये पता चल गया 315.5, मेरे को क्वेश्चन के अंदर जब देखता हूँ तो इस तरीके से एक एक्सप्रेशन लेके आया है, एच स्क्वायर एज इट इज़ है, देखो इसके अंदर जब देखता हूँ एच स्क्वायर एज इट इज़ है और एम ए नोट स्क्वायर एज इट इज़, ये आ गया, और इसको पूछा है एक्स को 10 से मल्टीप्लाई करके बताना है, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू ये है, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है सारा, तो मैं बताओ मुझे 10x बराबर क्या आएगा, ये सब x के बराबर है, किसके बराबर है बेटा, x के, तो मैं 10x बराबर क्या बोलूँगा 3155, तो आपका आंसर क्या आता 3155, यहाँ पे करेंगे 10x की जो वैल्यू है 3155, ये रखना था, तब आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता। ठीक है, ऐसे।